सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों सच के साथ सुभाष सैनी, सीधी तस्वीरें मैं कुरुक्षेत्र से आप सभी दोस्तों को दिखा रहा हूँ। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े आज जो है पैनल में आज जुड़े हैं, एडवोकेट हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और लगातार बेबाक बातचीत के जो है वो माहिर हैं। उनसे मेरी सीधी बातचीत रहेगी। सबसे पहले तो स्वागत है लक्ष्मीकांत जी आपका वे न्यूज़ में। धन्यवाद सुभाष भाई जी। लक्ष्मीकांत जी, क्योंकि हर घर तिरंगा बीजेपी जो है पूरी इस समय चल रही है हर घर तिरंगा के मामले में, और तमाम नेता जो है अग्रसर हैं और प्रत्येक भारतवासी से अपील कर रहे हैं कि 13 से लेकर 15 अगस्त तक जो है तिरंगा यात्रा निकालें। आप, क्योंकि आप विपक्ष से हो, कांग्रेस पार्टी से हो, आपका इस मामले में क्या कहना है? ये पहली बात तो ये है कि विपक्ष से हूँ और तो इससे कोई किसी चीज़ के मायने नहीं बदलते सुभाष भाई। जहाँ तक ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है और आज़ादी का जो जश्न 75 साल आज़ादी को पूरे होने वाले हैं 15 अगस्त को, तो मैं तमाम हिंदुस्तान के लोगों को, तमाम देशवासियों को, तमाम प्रदेशवासियों को इस 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज़ादी के सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और अब पिता परमात्मा से विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हिंदुस्तान का जो है भविष्य उज्जवल हो और देश जो है तरक्की के रास्ते पर बढ़े। और जिन चक्रों में आज हिंदुस्तान पड़ा हुआ है, जाति धर्म की दीवारें जो हिंदुस्तान में खड़ी की जा रही हैं, नफरत की दीवारें इस भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार ने खड़ी करी हैं, जो हिंदू मुसलमान में बांटने का प्रयास किया गया है, जो कहीं जाट नॉन जाट में, कहीं दलित अगड़े पिछड़ों में बांटने का इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। मैं परमपिता परमात्मा से ये भी विनती करता हूँ कि सरकार को सद्बुद्धि दे और मेरे देश को इन टुकड़ों में होने से बचाए कि जाति और धर्म की दीवारें हिंदुस्तान से खत्म हो। हर व्यक्ति जो है वो देश सिर्फ हिंदुस्तानी हो, देशवासी हो। मैं ये परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। जहाँ तक आपने जिक्र किया है कि आज़ादी की जो यात्रा भारतीय जनता पार्टी की जो निकाल रही है, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि इतना लगाव इनको अगर आज़ादी से है जी, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाने का कार्यक्रम है वो पिछले 1 साल से लगभग चला हुआ है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि शायद 1 या 2 बार मेरी आपसे भी इस बारे में बातचीत हो चुकी है। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के अंदर जहां ये लोग कांग्रेस को बुरा भला कह रहे हैं, गालियां भी देते हैं कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के नेताओं के बारे में, वहीं पिछले 1 साल से इस आज़ादी के महोत्सव के लिए, आज़ादी के में योगदान के लिए ये जन्म तिथि जो है जन्म दिवस, जयंती और पुण्यतिथि किन महापुरुषों की मना रहे हैं, ये गौर करने वाली बात है। इसलिए इस देश की जनता को मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नौटंकीबाजों, ड्रामेबाजों की एक सरकार है। एक पार्टी ऐसी है जो ड्रामा, नौटंकी, तमाशा ज़्यादा करती है, लोगों को गुमराह ज़्यादा करती है। मैं भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्यक्रम किए हैं उन्हीं की तरफ जनता का ध्यान दिलवाना चाहता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती और पुण्यतिथि इस 1 साल के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने मनाई। लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र ये लोग करते हैं। महात्मा गांधी का जिक्र आजकल नरेंद्र मोदी जी बहुत चीख और चिल्ला करके करते हैं। जिस महात्मा गांधी को गोली नहीं के लोगों ने मारी, उसी महात्मा गांधी की बात करते हैं। वो कौन थे? कांग्रेसी हैं भाई। इनकी नज़र में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग हैं। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के व्यक्ति थे, नेशनल राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये लोग जिक्र करते हैं, मूर्तियां भी लगाते हैं, तो वो कौन थे? वो भी कांग्रेस के व्यक्ति थे। गोविंद बल्लभ पंत जी, लोकमान्य तिलक जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी, बाल गंगाधर तिलक जी, इन लोगों की जयंती, पुण्यतिथि, या मैं कह सकता हूं कि जवाहरलाल नेहरू की जयंती और पुण्यतिथि छोड़कर, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू तो इनके खून में ऐसे बस गया, इतना भय बैठ गया जवाहरलाल नेहरू के नाम से, तमाम भारतीय जनता पार्टी के रगों में ऐसा जम गया जैसे कोई ना कि सर्दी के अंदर कोई चीज जम जाती है, ब्लड जम जाता है, तो नेहरू का नाम इनकी नसों में जम चुका है। खौफ, भय नेहरू के नाम का इनके दिमाग में बैठ चुका है, इसलिए नेहरू का नाम तो लेते नहीं है। लेकिन पिछले 1 साल में जिन लोगों की जयंती और पुण्यतिथि मनाई भारतीय जनता पार्टी ने, वो तमाम के तमाम लोग कांग्रेस के थे, कांग्रेस से जुड़े हुए लोग थे, कांग्रेस के नेता रहे हैं। तो जनता इस बात को समझे, नौजवान समझे कि जब आज़ादी के नाम पर जयंती और पुण्यतिथि कांग्रेस के लोगों की मनाई जाती है, तो योगदान किसका है? कांग्रेस का है या किसी और पार्टी का है? दोगलापन इन लोगों में इतना भर चुका है
कि कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जयंती और पुण्यतिथि लोगों ने मनाई है आज़ादी के नाम पर। कहाँ इनके लोग ठहरते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ इन्हीं की जुबानी ये बात आ गई। नेहरू का तो मैंने आपको पहले कह दिया कि नेहरू का नाम तो ये लेंगे नहीं, ना इनके बस का है, क्योंकि वो इतना बड़ा चेहरा है। कहते हैं कि कई बार अपनी जुबान पर नाम लेकर आने से पहले भी सोचना पड़ता है कि यार क्या मैं इस व्यक्ति का नाम लेने के काबिल हूँ। तो नरेंद्र मोदी सहित तमाम भारतीय जनता पार्टी ने यह मान लिया है कि नेहरू का नाम लेने के काबिल ये लोग नहीं हैं, नहीं ले सकते उसका नाम, क्योंकि इनकी इतनी बिसात नहीं है। नेहरू इतना बड़ा नाम है, लेकिन बाकी लोगों का जो है नाम लेते हैं वो तमाम कांग्रेस के लोग हैं। फिर ये कहते हैं कि कांग्रेस का योगदान क्या है। भैया मेरे, कांग्रेस के लोगों का जन्मदिन आप मनाते हो, मेरे लिए तो फख्र की बात है कि मेरे बाप दादाओं का जन्मदिन अगर मेरा दुश्मन मनाता है तो मेरे लिए तो बहुत फख्र की बात है। तो कांग्रेस के लिए तो बड़े फख्र की बात है कि आज आज़ादी के अमृत महोत्सव में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार कांग्रेस के नेताओं का जन्मदिन और पुण्यतिथि मना रही है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर चुकी है कि ये जो आज़ादी मिली है इसमें कांग्रेस के नेताओं का भरपूर योगदान है और कांग्रेस के नेताओं के सराहनीय प्रयास हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं का एक का नाम बताए कि कौन सा उनका जो व्यक्ति था। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र आता है, ये लोग करते हैं, लेकिन 1942 के अंदर जब भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने चलाया था, जिन महात्मा गांधी का जिक्र आज के लिए करते हैं, हालांकि यही तो इन्हीं के जो थे पिछले, जिनको हम पूर्वज कह सकते हैं कि नाथूराम गोडसे जी, वो महात्मा गांधी की हत्या के दोषी हैं। तो एक तरफ वो उसका मंदिर बनाते हैं और दूसरी तरफ गांधी जी को आगे करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि गांधी एक ऐसा नाम है जिसको अगर ये कुछ बोलेंगे तो शायद इनके ऊपर जनता टूट पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें जो दोगलापन है कि एक तरफ कांग्रेस के नेताओं की जयंती और पुण्यतिथि मनाना, आज़ादी में उनका योगदान स्वीकार करना और जनता को भ्रमित करते हुए कहने कि कांग्रेस का क्या योगदान था, ये दोगलापन है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि न केवल कांग्रेस के लोगों का, कांग्रेस के नेताओं के मैंने आपको नाम बताया, शहीद भगत सिंह रहे, चंद्रशेखर आज़ाद रहे, राजगुरु सुखदेव रहे, अनेकों ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जवानियां कुर्बान की हैं, अपने प्राणों का बलिदान दिया है। लेकिन उन क्रांतिकारियों में भी भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसको ये कह सके कि ये संघ से जुड़ा व्यक्ति था और इसने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है। एक व्यक्ति का इनके नाम आता है, उसको वो बताते हैं कि वो माफ़ी मांग करके बाहर आ गए थे, जिससे संघ के साथ जोड़ते हैं। तो कहाँ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। जहाँ तक तिरंगे के सम्मान की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, मोदी साहब आजकल बहुत ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं। इनका जो पेरेंटल संगठन है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, मुझे जितनी जानकारी है और ये पुख्ता जानकारी है, आज से 2 या 3 साल पहले तक जो नागपुर मुख्यालय इनका है वहां पर तिरंगा नहीं लहराया जाता था। ये अपना झंडा अलग से लहराते थे। देखिए, कोई संगठन अपना झंडा बनाता है, अगर मैं कोई संस्था बनाता हूं और अपना झंडा बनाता हूं तो मुझे हक है अपने कार्यालय पर अपना झंडा लगाने का। लेकिन जो राष्ट्रीय ध्वज है वो हर झंडे से ऊपर होता है, चाहे वो किसी संगठन का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो। आप याद कीजिए किसान आंदोलन के दौरान जब वहां पर एक समुदाय विशेष ने अपना झंडा लगा दिया था तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने छाती पीट पीट करके कितना बड़ा शोर मचाया था। मतलब वहां पर लग गया तो इनको दिक्कत आई थी और अपने नागपुर के कार्यालय पर ही तिरंगा लहराते नहीं। अब मजबूरी में जब लोगों ने सवाल खड़े किए इनके ऊपर, तब इन्होंने तिरंगे को अपने कार्यालय पर बताया जाता है कि लगाया है। उसके बावजूद ये तिरंगे को कांग्रेस के साथ जोड़ते हैं। ये तो खुद हमने देखा, हमने सुना है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता तिरंगे झंडे को, जो कि हिंदुस्तान की आन बान और शान का प्रतीक है, उस तिरंगे को कांग्रेस के साथ जोड़ते हैं, उसे कांग्रेस का झंडा बता देते हैं। तो जिनकी सोच इतनी छोटी है, जिनके विचार इतने निचले स्तर पर हैं, आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कोई तिरंगे का सम्मान करेंगे? कहाँ तिरंगे का सम्मान करते हैं? आपने तिरंगे की बात कही तो लगातार जो है डिबेट लगातार बीजेपी के नेताओं से भी हो रही है। कल पवन सैनी जी का एक बयान आया था, मैं उसके बारे में बता दूं। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को नहीं पता इस देश की संस्कृति और नहीं पता यहाँ के रीति रिवाज। पवन सैनी ने उसके अलावा 1947 से 1962 तक एक ही आदमी ने राज किया, जिसने कहा जिसके लिए उन्होंने कहा कि ये दुर्घटनावश हिंदू है। देखिए साहब, 2 प्रश्न आपने किए हैं एक बीच में, मैं एक का पहले जवाब देता हूँ। आपने राहुल गांधी जी के ऊपर पवन सैनी की टिप्पणी कही आपने। देखिए, पवन सैनी
पता नहीं क्यों ऐसा बोल गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पवन सैनी तो मेरा बहुत लाडला भाई है, विधायक रहे हैं वो लाडवा से, और मेरा बहुत अच्छा साथी है। मैं तो बहुत अच्छा मानता हूँ यार कि वो मतलब एक विद्वान टाइप का आदमी है जो ठीक बात करता है। लेकिन राहुल गांधी पर ऐसी टिप्पणी करके मतलब उन्होंने की है, आपके सामने की है, तो मुझे लगता है कि ये कोई अच्छा पवन सैनी ने संकेत नहीं दिया, कहीं ना कहीं वो बहक गई हैं। राहुल गांधी पे टिप्पणी करने के लिए उनको कम से कम उस स्तर तक भी जाना चाहिए, वहाँ तक पहुँचना चाहिए। राहुल गांधी के परिवार का जो योगदान है आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, वो पवन सैनी कहाँ तक दे सकेंगे? क्या मैंने अभी कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी से पवन सैनी आते हैं, तो पवन सैनी से कम आप जाकर के एक बात पूछ लेना कि यार सैनी साहब कम से कम एक तो काम करो, भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता का नाम तो बताओ जिसका देश की आज़ादी में एक पैसे का योगदान हो, वो तो बताए। वो तो नेहरू परिवार का है, गांधी परिवार का है, कांग्रेस के परिवार का है, कांग्रेस के लोगों का है। तो पवन सैनी जी किस बिना पर यह बात कह सकते हैं? जहां तक रही राहुल गांधी जी की बात, राहुल गांधी सच्चा, स्पष्ट और एक निडर आदमी है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को तिरंगा यात्रा किस टाइम पे याद आई है? आज से पहले भी तो भारतीय जनता पार्टी यही थी, हर घर तिरंगा। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुश्किल में आती है, जब जब भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को ऐसा लगता है कि अब लोग सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि लोगों का ध्यान बट जाए। ध्यान बांटो, जात बांटो, धर्म बांटो, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, नरेंद्र मोदी का मूल मंत्र है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। महाराष्ट्र के अंदर वहां के गवर्नर ने गुजराती और मराठियों के बारे में कोई शब्द बोल दिए, बोल गए, बुजुर्ग आदमी थे, मुंह से निकल गया, क्योंकि इनका तो एक और बहाना है ना कि हमारे तो मुंह से निकल गया था, दूसरे के मुंह से निकले तो इनको दिक्कत है, अपने मुंह से निकल जाए तो इनको कहते कि यार मुंह से निकल गया था। गवर्नर के मुंह से शब्द कभी भी शोभनीय नहीं थे। लेकिन जैसे ही मीडिया में यह मामला आया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें घिरती नजर आई संजय राउत के ऊपर। उसी दिन जिस व्यक्ति ने, और उसके बाद जायज कारण उसने कहा था कि 7 अगस्त तक पार्लियामेंट का सेशन है, मैं राज्यसभा का सभा का सांसद हूं, मैं देश छोड़कर नहीं जा रहा, नरेंद्र मोदी के दोस्तों की तरह से हिंदुस्तान छोड़कर नहीं जाऊंगा, तो मुझे 7 अगस्त तक का समय दिया जाए, उसके बाद मैं ईडी के सामने पेश हो जाऊंगा। सरकार भी चुप बैठी थी, ठीक है भाई 7 अगस्त के बाद आ जाना। लेकिन एक दिन पहले गवर्नर साहब ने कोई ऐसा वहां पे बयान दे दिया, हल्ला मच गया। अब वो साहब दिक्कत यह है कि सरकार दिक्कत में आई, तो तरीका क्या था कि संजय राउत के घर सुबह सुबह ईडी की रेड मार दी गई, और मिला क्या? 11.5 लाख रुपए। ये वहां दर्शाया गया ईडी ने। तो किसी भी मुद्दे से ध्यान भटकाना इनका एक पेशा बन चुका है। आज हिंदुस्तान का नौजवान रोजगार मांग रहा है, दुकानदार काम मांग रहा है, लेकिन सरकार को उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। डीजल, पेट्रोल, गैस के रेट कहाँ हैं? वो तो अब बात ही, वो तो अब लोग भूल गए उस चीज़ को। अब नया चीज़ आ गया साहब कि मोदी साहब हमेशा एक बात कहा करते हैं कि जो हुआ पहली बार हुआ। जब अंग्रेज थे इस देश के अंदर, अंग्रेजों का साम्राज्य था, तो नमक पर भी टैक्स लगाया गया था। ये हमने सुना था, हमारे सामने की बात नहीं है। और महात्मा गांधी ने वो आंदोलन किया था, सत्याग्रह किया था, उसके लिए नमक से टैक्स हटाया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी तो उन अंग्रेजों से भी 4 कदम आगे निकल गए साहब। देसी घी, दूध, दही, पनीर, मक्खन और जो खाने का सामान पैक होगा उसके ऊपर जीएसटी लगा दी। अरे यार, खाना एसेंशियल आइटम आती है, आदमी खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे? तो खाने के ऊपर जीएसटी है, लेकिन शराब और डीजल पेट्रोल पर जीएसटी नहीं है। शराब खुली है, मोदी जी कहते हैं पियो जितनी पी सकते हो, वहां पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? वो जो उसका जो लाभ है वो मोटे लोगों को जाता है, जिनके पेट बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं। एक नेता और हैं इसके, बीजेपी के नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, कृष्ण बेदी जी, और उसके अलावा विधायक भी रहे हैं। उन्होंने भी कल एक डिबेट के अंदर कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ लूटमार की, इसलिए आज कांग्रेस में कोई नहीं बचा। कांग्रेस में क्यों नहीं बचा? कांग्रेस तो आज भी वहीं खड़ी है। हाँ, ये जहां बेदी साहब एक बात कह रहे हैं कि बेदी साहब से एक प्रश्न अगर आपका मौका लगे तो पूछना कि पहले के हालात पे चले जाओ जब सत्ता में नहीं थे, और आज के हालात पे चले जाओ। विधायक बनने के बाद किसी व्यक्ति के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आ जाती है भाई, जो करोड़ों की कोठी बना ले, करोड़ों की जमीन खरीद ले? ये कौन सी छड़ी है?
कहाँ से आए इतने पैसे? अब कांग्रेस को कह रहे हो भैया आप अपना भ्रष्टाचार तो देख लो। जहां तक बेदी साहब का सवाल है वही बात है भाई, लोकल आदमी है, लोकल साथी हैं, भाई हैं सारे, हम किसी के कुछ जो है मैं वो उस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहता। ये मुद्दा जो है राष्ट्र का है, ये लोकल किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। लेकिन राष्ट्र का मुद्दा मैंने अभी कहा ना कि शराब के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगी क्योंकि उसका फायदा बड़े लोगों को जाना है। खाने के सामान पर जीएसटी लगेगी क्योंकि आम आदमी को मारना है। अब जब लोग महंगाई से हाहाकार चल रही थी, लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे हैं आपस में एक दूसरे को, वो क्या करेगा आदमी? गरीब आदमी क्या कर सकता है भाई? दूसरे से ज्यादा दूसरे को कोस सकता है, क्या कहेगा? तेरा सत्यानाश हो जाए तेरा सारा, यही तो बोल सकता है ना, वो कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं। तो वहां से ध्यान भटकाने के लिए एक और चीज ये सामने लेकर के आए कि ये तिरंगा यात्रा की बात करी। और तिरंगा यात्रा में फिर कहता हूं, मैं स्वागत करता हूं, कोई भी निकाले तिरंगा यात्रा, भारतीय जनता पार्टी निकाले, कांग्रेस पार्टी निकाल रही है गौरव यात्रा, राहुल गांधी जी ने सोनिया गांधी जी के आदेश से, कांग्रेस भी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, हमारा हक बनता है निकालने का। इनका तो हक भी नहीं है क्योंकि तो तिरंगे को मानते ही नहीं है। और उसके अलावा भी दूसरी पार्टी, चाहे लोकदल है, चाहे दूसरी पार्टियां किन्हीं और राज्यों में है, किसी भी याद देखिए तिरंगा जो है किसी का पेटेंट नहीं है। तिरंगे के ऊपर ये तो है नहीं कि साहब मेरा अधिकार है और आपका नहीं है। तिरंगा सबका है, सबका साझा है और हर आदमी की, व्यक्ति की आत्मा। मैं तो अपना मानता हूं कि मेरी सांस में, मेरी धड़कन में तिरंगा बसता है, हिंदुस्तान बसता है, हर कांग्रेसी की आत्मा में तिरंगा बसता है, हर भारतीय की जो सच्चा भारतीय होगा, ये 2 नंबर वाला भारतीय नहीं है दिखाने के लिए कुछ और बताने के लिए कुछ और। जो सच्चा भारतीय है उसकी आत्मा में तिरंगा बसता है। वो यात्रा भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल इस बात का है कि हर घर तिरंगा, पिछले कई दिनों से कि चला हुआ अभियान हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा अगर देना है तो भाई सरकार पहुंचाए ना। नहीं, तिरंगे के ऊपर यदि आपने बात कही तो एक उसमें प्रोग्राम के अंदर जब सांसद नायब सैनी से पूछा गया कि राशन डिपो वाले राशन देने से पहले तिरंगा बेच रहे हैं और लेने के लिए मजबूर जो है वो लोग हो गए हैं, तो क्या कहेंगे? मैं वही बता रहा था ना साहब कि देखिए, अगर हर घर तिरंगा पहुंचाना सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो करेगी हर घर तिरंगा, तो वो सरकार पहुंचाए हर घर तिरंगा। आप किसी को मजबूर कैसे कर सकते हैं? जबरन पैसे क्यों काट रहे हो? मुझे पता लगा ही तो आपने इसकी बताई है, मैं इसका भी जवाब देता हूं। लेकिन इससे पहले एक बात और आई है कि सरकारी कर्मचारियों के खाते से 25-25 रुपए और 38-38 रुपए सरकार जबरन काट रही है। रेलवे का अभी भी आ रहा है, कल का चल रहा है। ठीक है साहब, तो कर्मचारियों की तनख्वाह में से पैसे काट रहे हो, तिरंगा जाए ना जाए पैसे आपकी गोच में आ गए। और सबसे शर्मनाक घटना, मीडिया, ये गोदी मीडिया उठाता नहीं है ना भाई, ये तो बिका हुए, इतने बिक गए हैं ये लोग, इनका जमीर मर चुका है, आत्मा सड़ चुकी है जो गोदी मीडिया की। एक खबर हिमाचल प्रदेश की आई है, 17.5 लाख तिरंगे झंडे कबाड़े का ढेर बना दिए गए। क्यों? क्योंकि तिरंगे के अंदर जो अशोक चक्र है ना साहब, वो बीच में होता है, सेंटर में होता है। तो जो हिमाचल की जो खबर आई है उसमें तिरंगा झंडे पर जो अशोक चक्र जो प्रिंट हुआ वो एक कोने के ऊपर कर दिया गया, तो वो वेस्ट हो गए। उन 17.5 लाख झंडों का जिम्मेदार कौन होगा? उनकी पेमेंट कहां से जा रही है? हकीकत ये है साहब कि कपड़ा इनके लोगों की फैक्ट्रियों से आएगा, इन्हीं के साथी आएंगे, सीलने वाले इन्हीं के लोग हैं, टेंडर इन्हीं के पास हैं। और एक खबर और आई थी कि मुझे नहीं पता वो सच है झूठ, लेकिन वो कहीं ना कहीं देखिए, कहते हैं ना कि आग है तो धुआं तभी निकलेगा जब आग होगी भाई। एक खबर और थी कि हजार रुपए में भारतीय जनता पार्टी के लोग झंडे बेच रहे हैं। ये कितना सच है कितना झूठ, लेकिन खबर आई है ये इस टाइप की। 17.5 लाख की खबर तो पुख्ता है ये हिमाचल प्रदेश के झंडों की जो आई है। इस तरीके से जो झंडे को, या क्या झंडे की कीमत लगा सकते हो क्या आप? तिरंगा एक ऐसी चीज है जिसकी कीमत भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, महात्मा गांधी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, लोकमान्य तिलक ने, जवाहरलाल नेहरू ने, और जो लोग अन्य जो शहीद हुए हैं उन लोगों ने अपनी जान दे करके तिरंगे की कीमत चुकाई है। राजगुरु सुखदेव ने अपनी जान दे करके तिरंगे की कीमत चुकाई है। ये तिरंगे की कीमत कैसे लगा सकते हैं? तिरंगा हर घर अगर पहुंचाना था तो बिल्कुल फ्री पहुंचाना चाहिए था। सरकार अपने आदमी भेज करके हर घर पे तिरंगा लगवाती, लेकिन भाई हर घर पे तिरंगा लगवाओगे कब? जब हर आदमी के पास घर होगा। सरकार का, यानी कि बीजेपी का, कई नेताओं का ये मानना और कहना भी है कि तिरंगे के कारण जो है 70% कश्मीरी जो महिलाएं हैं उनको रोजगार दिया गया, वो क्योंकि वो तिरंगा जो सील भी रही है और छाप उस पर अशोक चक्र जो है वो छाप भी रही। 70% महिलाओं का जिक्र हो रहा है कि कश्मीर में जो है एक कार्य दिया गया।
तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग झंडे बेच रहे हैं उसके बारे में क्या ख्याल है? ये भी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताए ना। जो जबरन पैसे काटे जा रहे हैं कर्मचारियों के खाते से, वो भी तो भारतीय जनता पार्टी बताए ना। जो राशन डिपो की आपने एक बात करी है, जिसका एक अभी मैं देख रहा था, मुझे भी पहले भी अभी दिन में भी एक ये प्रश्न मेरे से एक साथी ने किया है कि सांसद है हमारे यहाँ के नायब सैनी जी, भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, साथी हैं, चलो राजनीति एक अलग मामला है, लेकिन सामाजिक रूप से भाई हैं सारे। किसी पत्रकार साथी ने उनसे पूछा होगा कि साहब ये जो राशन डिपो वाले हैं झंडा पहले देते हैं, राशन बाद में देते हैं और झंडा भी पैसे का देते हैं, तो नायब सैनी साहब कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है अगर पैसे देके झंडा खरीद लिया। अब भैया यार कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तिरंगे के लिए जब आदमी अपनी जान दे सकता है तो 20-50-100 रुपए क्या बात है। लेकिन जो सांसद साहब ये तो बता दें फिर भारतीय जनता पार्टी किस बात का श्रेय ले रही है जब लोगों ने पैसे दे करके झंडा लगवाना है। और दूसरी बात मैं आपको दिखाना चाह रहा था, एक मेरे पास बयान है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, और मैं चाहूंगा कि आप इस बयान को दिखाएं कि ये एक बयान है मोदी साहब का आज से 3-4 साल पहले कि 2022-15 अगस्त तक हर आदमी को 2022 देखिए 2022 यानी आज से 3-4 साल के बाद हमारे देश की आजादी के 75 साल होने वाले हैं। गोविंद गुरु जैसे महापुरुषों ने जिन सपनों को देख करके बलिदान दिए थे उस आजादी के 75 साल हो रहे हैं। और मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। ये बयान आपने दिखाया, ये नरेंद्र मोदी का बयान है भाई, मेरा तो है नहीं जी। जो शख्स इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फ्रेब कि 2022-15 अगस्त तक हर आदमी के पास अपना मकान होगा, तो भैया झंडे से पहले मकान तो दे दो। मैं अभी आप ही की खबर देख रहा था 3-4 दिन पहले, और मैंने उस पर कमेंट भी किया था कि शाबाश सुभाष भाई, जीरकपुर की खबर आप दिखा रहे थे कि जहां पुल के नीचे सैकड़ों परिवार रह रहे हैं खुले आसमान के नीचे। और वो एक जीरकपुर की कहानी नहीं है, कुरुक्षेत्र में भी सड़क के किनारे बहुत से लोग पड़े हैं। उन लोगों को मकान कब मिलेगा? वो लोग इसी 15 अगस्त 2022 का इंतजार कर रहे हैं। मैं नायब सैनी से, पवन सैनी से और बेदी साहब, जो मेरे तीनों मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं, कांग्रेस को गालियां दे रहे हैं, कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, उन तीनों से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के ऊपर जरूर कुछ टिप्पणी करें। वो बताएं कि उनके बॉस, उनके आका आदरणीय नरेंद्र मोदी जी क्या 15 अगस्त को कितने लाख कितने करोड़ मकानों की गिनती करने वाले हैं, बताने वाले हैं। झंडे की बात तो बहुत बाद में करोगे। तो ये सिवाय नौटंकी के, कोई ड्रामे के, मुझे कुछ नहीं लगता। आज़ादी की गौरव यात्रा निकल रही है। आज़ादी को मैंने फिर कहा कि मैं उन तमाम शहीदों को जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, वो चाहे क्रांतिकारी रहे और चाहे कांग्रेस के लोग रहे, दो ही लोग उस वक्त थे, या क्रांतिकारी थे या कांग्रेस के लोग थे। इनकी जमात तो थी नहीं कहीं, इन तीसरी जमात नहीं थी। ये जो लोग आज झंडे उठाए घूम रहे हैं ना साहब। और मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूं, आप यकीन मानिए और दावे के साथ कहता हूं, निकल जाइए एक बार कैमरा लेकर के किसी साथी को, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं, 50% से ज्यादा लोगों के घर पर झंडा नहीं मिलेगा। आम आदमी के घर पर तो झंडा मिलेगा, लेकिन इनके घरों पर गारंटी देता हूं 50% लोगों के घर पर झंडा नहीं मिलेगा। ये ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि लोगों को ध्यान को डाइवर्ट करना है, नेहरू को बोलना है, राहुल गांधी को बोलना है, बस किसी तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करना है, वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाना। और मैं फिर कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आज 8 तारीख हुई है, 15 अगस्त में 7 दिन पड़े हैं और सरकार तो रातों रात बहुत कुछ कर सकती है। कि मेरी आपके चैनल से माध्यम से गुजारिश है कि नरेंद्र मोदी साहब, सभी को ना दे सको, कुछ लोगों को तो घर की चाबियां पकड़ा दो यार। हमारे पास भी 2-4 लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, उनको भी एक एक चाबी मिल जाएगी। फिर वो तिरंगा भी बेशक अपने पैसे से लगवा लें, कोई अर्ज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बेच के चले जाएं तिरंगा, वो फिर भी लगा लेंगे। लेकिन कम से कम इस ठकोसले से बाहर आइए। आज़ादी का जो जश्न है वो बिल्कुल जश्न के हिसाब से मनना चाहिए। और मैं दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं, मेरा दुश्मन अगर भी है, किसी आदमी को मैं पसंद नहीं करता, लेकिन वो कोई अच्छा काम कर देता है
तो मुझे उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। अभी आपने एक बयान एक सवाल मुझसे किया था कि किसने आपसे पूछा है, वो मुझे ध्यान नहीं है, कि 1947 से लेकर 1962 तक पवन सैनी जी ने, फिर उनका नाम आ गया, फिर मेरे भाई का नाम आ गया, तो फिर मैं अपने भाई से प्रार्थना करूंगा कि आदरणीय पवन सैनी जी, 1947 से लेकर 1962 तक आपने जिक्र कर दिया कि एक व्यक्ति का राज था। सर चलो बहुत मान लिया आपने, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं सुभाष भाई, उस वक्त नाम की आदत नहीं थी, उस वक्त कांग्रेस का राज था, जवाहरलाल नेहरू का राज नहीं था, जहां वो जाना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति कहता था कि मैं दुर्घटनावश हिंदू हूं, हालांकि ना तो उस वक्त जो अपना सैनी साहब कहीं दुनिया में थे और न मैं दुनिया में था, और ना जो आज ये सत्तासीन लोग हुए बैठे हैं, ना इनको कुछ पता था कि जवाहरलाल नेहरू कौन है, क्या शख्सियत है। वो तो अटल बिहारी की किताबों से पता लगेगा कि जवाहरलाल नेहरू क्या चीज थे। लेकिन इनकी बात को मान भी लिया जाए तो नरेंद्र मोदी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो अमेरिका के अंदर जाकर के एक बयान देता है कि 26 मई 2014 से पहले, 26 मई 2014 से पहले हिंदुस्तान में पैदा होने पर भी शर्म आती थी। यह बयान तो नरेंद्र मोदी का है, उसने तो दुर्घटनावश हिंदू कहा होगा ना, आपने तो, उसने तो हिंदुओं के ऊपर बात कही है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो हिंदू मुसलमान तमाम धर्म तमाम जातियों के बारे में एक बात कही थी ना, कि इस दिन से पहले यानी कि 2014 से पहले हिंदुस्तान में पैदा होने पर भी शर्म आती थी। पवन सैनी जी इस बयान के बारे में भी कुछ टिप्पणी करते तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये इस तरीके से किसी के आदमी को, मैंने कहा कि मेरी एक आदत है, मैं खुद की बात करता हूं, मुझे कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम करता लगता है कि अरे इसने अच्छा किया है, तो मैं उसको अच्छा बोलता जरूर हूं, बेशक वो मेरा नजदीकी नहीं है, मेरे से दूर रहता है, मेरा दुश्मन भी हो सकता है, लेकिन दुश्मन भी अगर अच्छा करता है। और जवाहरलाल नेहरू के योगदान को भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। किसी भी कांग्रेसी नेता को जो देशभक्ति की जो सर्टिफिकेट है वो भारतीय जनता पार्टी से लेने का जरूरत नहीं है, जरूरत तो इन लोगों को है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी इनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की, कोई भी मामला आया। लेकिन ये लोग जब तब, क्योंकि इनकी रोटी चलती है ना, इनकी तो रोटी भी नेहरू से चलती है, रोजगार भी नेहरू से चलता है, सरकार भी नेहरू से चलती है। जब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके बड़े नेता नेहरू परिवार को 10 गालियां दिन में ना दे लें, मुझे लगता है शायद इनको नींद नहीं आती होगी। और भाई अगर नेहरू किसी के मर्ज की दुआ ना कहता, साहब जो आदमी परेशान हो उसको रात को नींद आ जाए तो चैन से रहता है, तो डॉक्टर के पास जाता है, बोला यार मेरे को एक नशे की गोली दे दे ताकि रात को चैन से सो जाऊं। तो नेहरू इनकी नींद की वजह है, तो ये मेरे लिए फख्र की बात है, मैं इसको बिल्कुल फख्र की बात मानता हूं कि कम से कम कांग्रेस के लोगों की वजह से इनको आराम से नींद आ जाती है, इनकी रोजी रोटी चलती है, इनकी दुकान चलती है। लेकिन परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करूंगा इन लोगों के लिए कि सद्बुद्धि दे, ठीक मार्ग पर आए, और ये जो बाकी सिस्टम छोड़ करके इस देश के आम आदमी को जिंदा कैसे रहने देना है। आज तो नौबत ही आगे साहब कि नरेंद्र मोदी साहब ने शायद कसम खा ली है कि हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति को ढंग से जीने नहीं देना है। अगर जीने का हक किसी को है तो अंबानी, अडानी को, विजय माल्या को, मेहुल चोकसी को, ललित मोदी को, इन लोगों को जीने का हक है। बाकी लोग तो सब कीड़े मकोड़े हैं, सबको मरने दो। ये सोच जो सरकार की बन चुकी है, इस सोच को बदलने की जरूरत है। और आज़ादी का जो जश्न अगर ये वाकई में 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी जश्न मनाना चाहते हैं, तो एक कसम ले कि ये जो जीएसटी लगाया गया है खाने के सामान पर, खास तौर पे ये जीएसटी वापस लें। खाने का सामान तो कम से कम ऐसा करें कि यार 2 रोटी हर गरीब आदमी, हर मध्यम वर्ग का परिवार, हर दुकानदार, हर कर्मचारी 2 रोटी तो कम से कम खा सके, ऐसा इस देश के लोगों के लिए करें। यही तमाम उन क्रांतिकारियों को, तमाम शहीदों को, और 1 साल से जिन कांग्रेस के नेताओं की नेहरू को छोड़ करके जयंती और पुण्यतिथियां मना रहे हैं, उन सबको इनकी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हिंदुस्तान के लोगों को जीने के काबिल छोड़ दें, ताकि वो तिरंगे का जश्न मना सके, और तिरंगे की जो शान, आन बान शान है, उसको अपनी आत्मा में जगह देते हुए हम तमाम उन शहीदों को इस अवसर पर याद करते हुए कांग्रेस के और क्रांतिकारी तमाम लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, सादर नमन करते हैं। और वही बात है कि आखिर में भाई कि इस देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए कांग्रेस पार्टी पहले भी तैयार थी। तिरंगे के सम्मान के लिए पहले भी हमने लड़ाई लड़ी है, और आगे भी तिरंगे के सम्मान के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ाई लड़ने को तैयार है।
तो ये थे मेरे साथ एडवोकेट भी हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत शर्मा जी कुरुक्षेत्र से। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद दोस्तों। अगले लाइव तक बने रहे सुभाष सैनी के साथ।